बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम शुरू करते हैं जनाब एक पेस्टल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें हम देखते हैं कि पेस्टल को हमने अप्लाई कैसे करना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि कुछ जनरल फैक्टर्स हैं जो हर केस स्टडी में अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, आए जरा वही जनरल फैक्टर्स इस केस स्टडी में और एक दो और केस स्टडीज में अप्लाई करते हैं। ये कह रहे जी, फ्रूट एक कंपनी का नाम है, द लीडिंग ब्रांड ऑफ फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट्स ऑपरेटिंग इन लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। तीन चार पॉइंट तो मुझे यही पता चल गया। एक लीडिंग ब्रांड है, पुराना बिजनेस है, नया बिजनेस नहीं है। ठीक है, मैं यहां लिखता जाता हूं सर, इट्स एन ओल्ड बिजनेस। फिर सर जूस कॉन्सेंट्रेट बेच रहा है सर। जूस कॉन्सेंट्रेट का मतलब है एनवायरमेंटली अच्छी चीज है सर। ठीक है जी, मुल्क में कोई पोल्यूशन ऐड नहीं कर रहा, ऐसी चीज बेच रहा है जो मुजर सेहत नहीं है। ठीक है जी, लोकल में भी काम करता है, इंटरनेशनल में भी काम करता है सर, एक्सपोर्ट्स भी करता है सर। ठीक है जी, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूए, यूरोप, अक्रॉस द ग्लोब, हर एक साइड, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप। ठीक है जी, सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज ड्यू टू स्टार्ट वर्किंग ऑन नेक्स्ट 5 ईयर प्लान। कंपनी ने अगले 5 साल का प्लान बनाना है। द बिजनेस एनवायरमेंट ऑफ द बेवरेजेस मार्केट कीप्स चेंजिंग। बता दिया भाई, डायनामिक इन्वायरमेंट है। डायनामिक इन्वायरमेंट का मतलब लॉ चेंज होता होगा, डायनामिक इन्वायरमेंट का मतलब टेक्नोलॉजी चेंज होती होगी, डायनामिक इन्वायरमेंट का मतलब सोशल प्रेफरेंसेस चेंज होते होंगे। लोगों को पहले एक चीज अच्छी लगती थी पीने में, अब दूसरी चीज अच्छी लगती होगी। ठीक है जी, और सर क्या सर, लोगों के इकोनॉमिक सिनेरियो चेंज होता जा रहा है। एक ड्रिंक है, मे बी सर वो एक्सेसिबल महंगी ड्रिंक थी, लोग पहले पीते थे, अब हालात खराब हो गए, नहीं पीते। पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, लीगली, सारे एस्पेक्ट्स आप जो है ना अप्लाई होंगे। एक लाइन हमें मिल गई है कि इसका इंडस्ट्री जो है वो चेंज होती जा रही है, बिजनेस चेंज होता जा रहा है, मार्केट चेंज होती जा रही है। एंड मार्केट इज ऑफ द मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट अ फ्रेश environmental analysis should be carried out before embarking the next 5 year plan। कह रहे भैया देख तो लो एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें हम पे असर डाल रही हैं, वो कंसिडर कर लो बिफोर मेकिंग अ बिजनेस प्लान। द कंपनी हैज फेस्ड अ लॉट ऑफ बिजनेस इश्यूज एंड सर्वाइव्ड अ डिफिकल्ट टाइम इन रिसेंट कोविड-19 पेंडेमिक। इकोनॉमिक फैक्टर, बहुत बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर। कंपनी रिकवर कर रही है, रिसेशन से बाहर आ रही है, कोविड तो खत्म हो गया, तो कंपनी बाहर आ रही है, पूरी इंडस्ट्री भी बाहर आ रही है। याद रखना, जब आप घुसते हो ना रिसेशन में, उस वक्त मार्केट शेयर कंपनी का कुछ और होता है, लेकिन जब आप रिसेशन से बाहर आ रहे होते हो तो फिर वहां सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। फिर जो अच्छा करती है वो कंपनी मार्केट में जगह बना लेती है। सर मिसाल के तौर पर मैं था तीसरे नंबर पर जब पेंडेमिक शुरू हुआ, लेकिन जब पेंडेमिक खत्म हुआ ना तो मैंने बिजनेस को बहुत सीरियसली देखा, अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में अच्छी स्ट्रेटजीज यूज की, मैं पहले नंबर पे बाहर निकला। मैं सर कोविड से जब बाहर आ रहा था तो मेरे कंपेटिटर्स और मैं एक लेवल पे थे। उस वक्त सर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी, मैंने परफॉर्म किया और मैं आगे बढ़ गया। फिर व्हाट फैक्टर्स इन बिजनेस एनवायरनमेंट शुड बी कंसिडर्ड फॉर अ कंपनी लाइक फ्रूट। फैक्टर्स कंसिडर करने, उसने आपको ये नहीं कहा कि मुझे कोई रिपोर्ट दो कि बताओ मैं क्या करूं, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा जो फैक्टर्स हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स पेस्टल के हिसाब से, वो मुझे बता दो। अब मुझे एक बात बताएं, मोटे मोटे पॉइंट्स। कंपनी फ्रूट जूस बनाती है, कंपनी का बिजनेस पुराना है, कंपनी बहुत सारे मुल्कों में ऑपरेट करती है, कंपनी एक बिजनेस प्लान बनाने जा रही है। ठीक है, 5 साल का कंपनी का बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। सर कंपनी कोविड से अभी बाहर आई है, कोविड में बड़ा बुरा हाल था इसका। 5 पॉइंट्स आपको मिले। नंबर 1, बिजनेस का नेचर क्या, जूस बेचती है। नंबर 2, लोकल इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स में बेचती है। नंबर 3, सर बिजनेस इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, सब चीज़ें चेंज हो रही है बिजनेस में। फिर हम 5 साल का प्लान बना रहे हैं। और सर आखिरी चीज़, सर कोविड-19 से हम बाहर आए, कोविड-19 में बड़ा बुरा हाल था। तब इन्हीं फैक्टर्स को आपने आगे पीछे करके पूरा पैसा डिजाइन करना है। नंबर 1 सर, पॉलिटिकल फैक्टर्स, लाइन बना सकते हो आप। मैं कुछ चीजें डिस्कस कर रहा हूँ जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, मेरी लिस्ट आपकी लिस्ट में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है, दोनों सही होंगी। याद रखना मेरी लिस्ट हुर्फ आखिर नहीं है। ठीक है, आओ जी। सबसे पहले सीधी सी बात है, मल्टीनेशनल सेटअप है, बहुत सारी दुनिया में ऑपरेट करता होगा, तो सर फिर पॉलिटिकल पॉलिसीज और लेजिस्लेशन जो दूसरे मुल्कों में चल रहे हैं वो मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट को, मेरे बिजनेस ऑपरेशंस को अफेक्ट करेंगे। हर गवर्नमेंट की पॉलिसी जहाँ जहाँ मैं ऑपरेट करता हूँ मैंने देखनी है। ठीक है जी, हर गवर्नमेंट का मोडिस ऑपरेंडी किस तरीके से वो काम करता है मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगा, पहला पॉइंट। सर टैक्सेस और ड्यूटीज हर उस मुल्क में देख लें जहाँ आप काम करते हैं। ठीक है जी, देख लें कि सर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या ड्यूटीज आ रही है सर। ठीक है जी, टैक्सेस क्या क्या लग रहे हैं, क्योंकि मेरा नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि मैं जूस वगैरह के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता हूँ और फिर सर बनाने के बाद डिफरेंट कंट्रीज में इसको बेच रहा हूँ। ठीक है जी, टिन पैक जूसेस हैं सर ये। फिर
सिंस द कंपनी इज द प्रोड्यूसर ऑफ अ जूस कॉन्सेंट्रेट, तो सर हम एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज बना रहे हैं, तो अगर एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट होगी तो हमें फायदा देगी। याद आ रहा है मैंने वही पॉइंट, टैक्सेस ड्यूटीज, मैं वही लिख रहा हूँ, टैक्सेस ड्यूटीज कंपनी को देख लेने चाहिए। नंबर 2, क्योंकि कंपनी प्रोड्यूसर है जूस की, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जो भी एग्रीकल्चरल प्रो एग्रीकल्चरल गवर्नमेंट होगी वो हमें हेल्प करेगी। असर्टिव सेंटेंस लिखना है हमने, ठीक है। फिर कंपनी के एक्सपर्ट, कंपनी एक्सपोर्ट करती है तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है सर, कंपनी के लिए, पाकिस्तान के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी गवर्नमेंट है। तो सर सीधी सी बात है, हमें टैक्स इंसेंटिव्स भी मिलेंगे जो हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे और सेल्स को इंक्रीज करेंगे। डन। पहला फैक्टर, इंटरनेशनल ऑपरेट करता हूँ, हर गवर्नमेंट जहाँ मैं ऑपरेट करता हूँ उसकी पॉलिसीज मुझे अफेक्ट करेंगी। नंबर 2, टैक्सेज और ड्यूटीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ये मेरे लिए बहुत बड़े फैक्टर्स हैं, मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है जी, कि मैं किन किन मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, किन किन से इंपोर्ट्स कर रहा हूँ, और मैं देखूंगा कि वहाँ टैक्सेज और ड्यूटीज क्या क्या है मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। मैं सिर्फ फैक्टर्स निकाल रहा हूँ। फिर सर मैं फ्रूट जूस बेचता हूँ, प्रो एग्रीकल्चर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी और मुझे सर इंसेंटिव्स देगी, ये मुझे पता है। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए मैं एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हूँ क्योंकि मैं एक्सपोर्ट्स करता हूँ, तो सर जो मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है वो मुल्क के काम आता है। सर मुझे गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, सर रिबेट्स देती है, मेरी सेल्स बढ़ती है, मेरी कॉस्ट कम होती है। फिर सर फ्रूट जूस बेचूंगा ना तो मुझे पैकिंग करना पड़ेगी इसकी, वो पैकिंग के लिए जो कागज और गत्ता इस्तेमाल होता है ना वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली चीज़ नहीं है। तो पैकेजिंग मटेरियल हमेशा जिस भी इंडस्ट्री के अंदर पैकेजिंग मटेरियल का जिक्र आएगा आपने यही पॉइंट ठोकना है, ठीक है जी। अगर कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो तो आपने ऊपर वाला पॉइंट ठोकना है सर कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है। सर एक्सपोर्ट करेगी तो ऊपर वाला पॉइंट ठोकना है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देख के हमने काम करना है सर, एक्सपोर्ट कंपनी के फेवर में। डन। 5 पॉइंट्स याद रहेंगे। नंबर 1, हर गवर्नमेंट की पॉलिसी देखनी है। नंबर 2, टैक्स रेट और ड्यूटीज देखनी है जहाँ जहाँ ऑपरेट करते हैं। नंबर 3, हमने ये देखना है कि सर गवर्नमेंट हमारे गवर्नमेंट के लिए हम फ्रेंडली है, मतलब गवर्नमेंट के लिए एक फेवरेबल सेटअप है हमारा, यानी हम ऐसे इंडस्ट्री में ऑपरेट करें जहाँ गवर्नमेंट फेवर करती है हमें। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए हम बहुत अच्छे हैं, तो हमें गवर्नमेंट कौन कौन से इंसेंटिव दे रही है जो हमें हमारे बिजनेस के लिए जो है वो माशाल्लाह ज़बरदस्त फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएंगे। तो टैक्स इंसेंटिव क्या होंगे। और नंबर 5 सर हमारे पास कंपनी जो जूस प्रोड्यूस कर रही है उसके लिए जो पैकिंग मटेरियल प्रोड्यूस होता है सर वो कंपनी की इन्वायरमेंट के लिए हैजर्डस है, और सर हमें ये भी कंसिडर करना होगा, ठीक है जी। सर ये बार बार कंसिडर करें, देखो हमने कोई जवाब नहीं दिया, हमने गोल मोल करके कुछ जगहों में हमने असर्टिव सेंटेंस लिखा, कुछ जगहों में हमने कहा ये कंसिडर कर लें, कुछ जगहों पे हम ये लिखेंगे इससे मना हो जाए। आपने सिर्फ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, आपने इस पे बताना है कि जी कौन कौन सी चीज़ें हमें अफेक्ट कर रही हैं, बस। इकोनॉमिक फैक्टर्स, सीधी सी बात है, हम अभी अभी पेंडेमिक से बाहर आए, ठीक है जी, इसने हमें ट्रमेंडसली जो है ना वो हिट किया है, ठीक है जी। और सीधी सी बात है सर, ये हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है हमारा, ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, ये बात समझ आती है, इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी कम है। सर ऐसी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं जिसकी शेल्फ लाइफ कम है, सीधी सी बात है। तो सर जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमें बड़ा नुकसान हुआ सर, हमें इन्वेंट्री लॉसेस भी हुए होंगे। फिर अब देखिए आपने इसी के गिर्द बातें करनी, पेंडेमिक के गिर्द बातें करनी। पेंडेमिक शुरू हुआ, कंज्यूमर की स्पेंडिंग गिर गई सर, कंज्यूमर की स्पेंडिंग गिरी तो सर उसका इफेक्ट क्या आया सर, हमारे उसका कंजम्पशन खराब हो गई, ना सिर्फ हमारे मुल्क में बट अक्रॉस द ग्लोब, और हमारी सेल्स गिर गई। पहली चीज़ हमने क्या बताई, पेंडेमिक की वजह से ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है वो अफेक्ट होती है, हमारी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कम है क्योंकि जूस वगैरह हम बना रहे हैं। नंबर 2, सर कंज्यूमर की स्पेंडिंग गिरी इंटरनेशनली, ये नहीं सर जो कंज्यूमर है उसके पास कम बचे हैं, पैसे है ही नहीं सर, पेंडेमिक चल रहा है, कारोबार नहीं है सर, वो गिरी। तो ओवरऑल कंजम्पशन गिरी, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि अक्रॉस द ग्लोब, और सर हमारी सेल्स गिरी। फिर पूरी की पूरी सप्लाई चेन में, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे होलसेलर हो, रिटेलर हो, सर रेस्टोरेंट्स हो, मार्केट्स हो, सबके पास कस्टमर का फुटफॉल कम हुआ, और सर क्या हुआ, एज ए रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट की डिमांड गिरी। लेकिन सर अब सिचुएशन अच्छी होती जा रही है, गेटिंग बेटर, और कमर्शियल प्लेसेस और ये रेस्टोरेंट्स वगैरह खुल रहे हैं। तो सर दिस रीओपनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी टू इंक्रीज कस्टमर अपील एंड रीच अ गुड पोजीशन इन द मार्केट थ्रू इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्ट बेस। नए प्रोडक्ट्स लेकर आओ, ठीक है जी, क्योंकि अब हालात अच्छे हैं, कंज्यूमर पे करने को तैयार है, पे करेगा तो अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आओ, और लेकर आओ नए प्रोडक्ट्स लेकर आओ, और अपनी करंट लाइन को भी इंप्रूव करो। सर 2 से 3 मेन इकोनॉमिक फैक्टर। नंबर 1, रिसेशन की वजह से हमारे जैसी कंपनी जिसकी प्रोडक्ट लाइफ की शेल्फ लाइफ कम होती है, यूजफुल लाइफ कम होती है, तबाह हुई है।
सर लोगों की पर कैपिटा इनकम गिरी, कंज्यूमेबल इनकम गिरी, कंजम्पशन कम हुई, ना सिर्फ मुल्क में, अक्रॉस द ग्लोब। नंबर 3, हमारी पूरी सप्लाई चेन पे इफेक्ट आया। ठीक है जी, पूरी सप्लाई चेन पे, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर्स, रेस्टोरेंट्स, सब पे इफेक्ट आया। सब का फुटफॉल कम हुआ, कस्टमर कम हुए, सब पे इफेक्ट आया। नंबर 4 सर, सीधी सी बात है सर, अगर मैं कमा रहा हूँ, मेरा कंज्यूमर नहीं कमा रहा तो भी नुकसान। सर मैं कमा रहा हूँ, मेरा सप्लायर ना कमा रहा तो भी नुकसान। दोनों अपना बिजनेस बंद कर देंगे, मैं लटक जाऊंगा बीच में। ठीक है जी, तो मैंने भी कमाना है, सबको कमाने देना है। ठीक है, फिर सर जब रीओपनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से माशाल्लाह दोबारा हम जगह पे आ रहे हैं, चीजें लेकर आ रहे हैं। स्ट्रेटजी क्या है? अब इस रीओपनिंग में अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है, इस रीओपनिंग में नए प्रोडक्ट्स लेकर आने और पुराने प्रोडक्ट लाइन को और पॉलिश करना है। ऐसा है, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज याद रहेंगी, सर ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज याद रहेंगी। अब आप जिक्र कर सकते हो कि जी ओवर द पीरियड इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इस पर भी आप बात कर सकते हो कि जिस मुल्क में हम जा रहे हैं इंटरेस्ट रेट हमें देखना पड़ेगा, वो हमें अफेक्ट करेगा। सर हमें इन्फ्लेशन रेट अफेक्ट करेगा। सर मैं यहाँ लिख सकता था, लेकिन सर 6 नंबर के 7 नंबर के सवाल में मैंने उसी पॉइंट को पिक किया जो पर्टेन करता था सवाल के अंदर से। अदरवाइज यहाँ मैं डिस्कस कर सकता था अनएम्प्लॉयमेंट को कोविड की वजह से, कि मुझे चीप लेबर मिलेगा, या मैं डिस्कस कर सकता था कि इन्फ्लेशन रेट सर ओवर द पैसेज जो है वो बढ़ता जा रहा है, ये मेरे प्रॉफिट्स को अफेक्ट करेगा। मैं डिस्कस कर सकता था इंटरेस्ट रेट को, मैं डिस्कस कर सकता था स्टॉक मार्केट की सर इंस्टेबिलिटी को, डिक्लाइन को, डेड होने को, सर एक्टिविटी कम होने को। लेकिन मैंने सर यहाँ प्रेफर किया कि कोविड भी सारा काम कर लोगे। चलिए फिर एक स्टेप और आगे जा रहे हैं सर, सोशल फैक्टर। सर सोशल फैक्टर का मतलब हमारी जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है, कल्चर है, उसमें लोगों की तालीम, लोगों का रहन सहन, लोगों की जो प्रेफरेंसेज है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, लोगों की एथनिक सेंसिटिविटी, लोगों के रिलीजियस बिलीफ्स, लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, ये सारे फैक्टर्स हमने सामने रखने हैं। आए जरा देखते हैं सर इस वाले केस के अंदर ऐसा क्या फैक्टर है। मुझे बताएं सर, ये जो जूस वगैरह और जो फास्ट फूड आइटम्स होते हैं किन को पसंद होते हैं? यंगर जनरेशन को पसंद होते हैं, ऐसा है कि नहीं? लेकिन यंगर जनरेशन के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम है सर, उनके टेस्ट की प्रेफरेंसेस चेंज होती जा रही होती हैं। उससे ऊपर लिखा भी है कि हम जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं वो मार्केट डायनामिकली चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि सर बाय द पैसेज ऑफ टाइम सर हमारा जो कंज्यूमर है वो पुराना होता जा रहा है, प्रोडक्ट की प्रेफरेंस की चेंज होती जा रही है। अब बताएं इसमें लिखना क्या है, आए जरा देखते हैं। अब देखें, इससे पहले जो हमने जनरल पॉइंट्स पढ़े थे कि एक पेस्टल के सवाल को जनरली कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें हमने चीज़ें पढ़ी थी। अब मैं उसको जरा रिफ्रेश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई फैक्टर्स जैसे लाइफस्टाइल है, ठीक है, एजुकेशन का लेवल है, लोगों का स्टेटस है, हमारा कल्चर जो है वो कितना रिच है, जितना पुराना कल्चर उतना रिच कल्चर, ठीक है जी, हमारे लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स असर डालते हैं कि यार हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में क्या होगी। ठीक है जी, अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो सोफिस्टिकेटेड नेचर का, जैसे कॉफ़ी है, वो बहुत हाई क्लास एजुकेटेड लोग पीते हैं, जिनका एक स्टेटस होता है, जो कमाते हैं सर, पैसे जिनके पास होते हैं। चाय सबकी फेवरेट होती है सर, चाय के लिए आदमी का बड़ा छोटा होना ज़रूरी नहीं है, छोटा आदमी भी हमारी तरह चाय पीता है सर, जैसे मैं छोटा आदमी हूँ चाय पीता हूँ सर। कॉफ़ी पीने का सर शायद इतना मेरा प्रेफरेंस इसलिए नहीं है कि कभी कॉफ़ी ने मुँह नहीं लगाया, अब हम कॉफ़ी को मुँह नहीं लगाते। ठीक है जी सर, डेमोग्राफिक चेंजेस, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, एज, जेंडर, लोकेशन और इनकम, ये याद रखिएगा, ये बाइंग डिसीजंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। जिस एनवायरनमेंट में आप ऑपरेट करें आपने ये सारे फैक्टर्स देखने। पहली चीज़ आपने लोगों का एजुकेशन लेवल, स्टेटस, कल्चरल एम्प्लॉयबिलिटी देखनी है। फिर नंबर 2 आपने उनका एज, जेंडर, लोकेशन और इनकम भी देखनी। फिर हमारी कंपनी सर यंगस्टर्स के अंदर फेमस होगी और पाकिस्तान की 50% ज़्यादा आबादी यंग है, तो सर सीधी सी बात है हमने इन्हीं को अट्रैक्ट करना है और इन्हीं को फोकस करना है। एट द सेम टाइम सर कंपनी मल्टीनेशनल है और ओवर द पीरियड सर लोगों को खाने पकाने वाला सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है सर। एक बड़ा कल्चर जो है वो डेवलप हो गया है डाइन आउट करने का। ठीक है जी, सीधी सी बात है, डाइन आउट करेंगे तो हमारा एक ग्लोबल ब्रांड है माशाल्लाह, के पास ठीक ठाक पोटेंशियल है कि आने वाले दिनों में जो एनवायरनमेंट जिस तरह चेंज हो रहा है, जिस तरह लोगों की सोशल वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, पहले बाहर से खाना खाने को ऐप समझा जाता था, अब बाहर से खाना आना एक जनरल चीज़ हो गई है सर। तो सर क्या हो रहा है कि हमारी सर कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजीज अभी होनी चाहिए कि हम जो है वो डाइन आउट हो रहा है तो सर हमारा हमारा फ़ायदा है इसके अंदर, हम एक अच्छा ब्रांड बन सकते हैं, मजीद अपने ब्रांड को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर सर जब आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो डेमोग्राफी को ज़रूर कंसिडर करना, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, स्टेटस, कल्चर, एम्प्लॉयबिलिटी, एज, जेंडर, लोकेशन, इनकम, ये सारे फैक्टर्स आपने देखने हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हुए भी, मार्केटिंग करते हुए भी। नंबर 2 सर यंगस्टर्स के बीच में हमारा प्रोडक्ट फेमस है सर। फिर चूँकि हम मल्टीनेशनल कल्चर, मल्टीनेशनल कंपनी है और सर बहुत सारे कल्चर को हम देखते हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर अब डाइन आउट करने का कल्चर बढ़ता जा रहा है, लोग खाना पीना बाहर से करते हैं सर,
उसकी वजह से सर हमारा ब्रांड मजीद जो है वो मशहूर हो सकता है। और सर हमारी ये जो डेमोग्राफी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये ना सिर्फ हमने प्रोडक्ट बनाते हुए देखना है बल्कि उसको मार्केट करते हुए भी देखना है। ठीक है जी, बड़े एक स्टेप और आगे। सर देखिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से क्या क्या फ़र्क आ रहा है सर। बेवरेज इंडस्ट्री में एक तो प्रोडक्ट का डिज़ाइन चेंज होता जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं सर, डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं हम। पहले डिज़ाइन चेंज करना बहुत मुश्किल था, अब आसान है। फिर पैकेजिंग चेंज कर रहे हैं सर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चेंज कर रहे हैं, ऑनलाइन भी बेच रहे हैं सर, उस पर भी बेच रहे हैं हम, जो है वो फ़ोन्स पे बेच रहे हैं, कॉल्स पे बेच रहे हैं, फिजिकल भी बेच रहे हैं सर। याद रखना बेवरेज इंडस्ट्री ने ओवर द पीरियड इवॉल्व किया अपने आप को टेक्नोलॉजी को सामने रख के। ठीक है जी, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के डिज़ाइन के अंदर आ गई, अब उसकी परिशेबिलिटी कम होती जा रही है, प्रोडक्ट का जो है वो लाइफ जब शेल्फ लाइफ बढ़ती जा रही है सर। टेक्नोलॉजी ने हमारी जो है वो पैकेजिंग को इतना ज़बरदस्त कर दिया है कि सर अब उसके अंदर पेस्टिसाइड्स और वो ख़राब होने का और एक्सपायरी डेट वो एक्सटेंड हो गई है सर। फिर इतना ज़बरदस्त काम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का हुआ है कि सर ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डेवलप हो गए हैं, लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं सर। पहले कस्टमर को ढूंढना पड़ता था, अब कस्टमर के हाथ में जो मोबाइल है उसमें हम जाके बैठ गए। ठीक है जी, तो सर टेक्नोलॉजी से हुआ क्या सर, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इंक्रीज हुए। ठीक है जी, और क्या हुआ सर, अनकन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को छोड़ के हम जो है वो कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को छोड़ के हम नए नए तरीकों से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और सर इंटरनेट पेनिट्रेशन ने हमारी मार्केटिंग को काफ़ी आसान बना दिया है और उसका तरीका चेंज हो चुका है। तो ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आपने जहन में रखने हैं सर। ये वो फैक्टर्स हैं जो आप अगर तरीके से खेल गए, उस पर आपने काम कर लिया, आप इफेक्टिव जो है वो इसके बारे में स्ट्रेटजीज ले आए, तो आप कामयाब हो, आप आगे बढ़ जाओगे सर। फिर लीगल फैक्टर्स, अब देखें जिस इंडस्ट्री में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है जी, उस इंडस्ट्री की लॉज एंड रेगुलेशन, वो जो इस इंडस्ट्री को गवर्न करती है, वो मैंने देखने लिस्ट बना ले सर। इस कंपनी को कौन कौन सा लॉ अफेक्ट करता होगा, कंपनी लॉ अफेक्ट करता होगा। नंबर 2 सर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सर जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो अफेक्ट करता होगा। क्यों सर, इस नेचर की कंपनी में जो है वो कंज्यूमर चूंकि हेल्थ कॉन्शियस होता है, तो सर उसके लिए बहुत मैटर करता है सर। फिर इसका सर एक फॉर्मूला है, पेटेंट लॉ इसको देखना पड़ेगा सर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लॉ इसको देखना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा सर ये बेवरेज प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि आप इसकी मार्केटिंग करते हो। ये बाजू का सर ड्रग में भी काउंट हो जाता है, तो आपको सर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी इस तरह के जो अप्रूवल्स वगैरह भी लेने पड़ेंगे। तो सर ये सारे लॉ आपने देखने। सर आपने ये भी देखना है कि कौन सी अथॉरिटीज रेगुलेट करती है हमारे लाइसेंसिंग को, पैकेजिंग को, लेबलिंग को, इनको कौन कौन से लॉ और अथॉरिटीज जो है वो देखती है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। और सर लीगल फैक्टर्स जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी वगैरह, इन्वायरमेंटल लॉज है, ये भी हमें देखने पड़ेंगे, ताकि हम सर प्रॉपर स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट कर सकें। कौन कौन सा लॉ हम पे अप्लाई हो रहा है, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है सर, और सर हमारे पास चूंकि हमारा प्रोडक्ट खाने पीने की चीज़ है, तो हेल्थ एंड सेफ्टी के कौन कौन से लॉ हम पे अप्लाई हो रहे हैं। आई होप तुम इस तरह और भी बहुत सारे केसेस के अंदर वही लिस्ट जो मैंने आपको बताई थी सर जनरल वाली, वो आप एक एक करके डिस्कस कर सकते हो सर, और बहुत अच्छे तरीके से आप इस पे जवाब दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच जी।